भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शन है 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000 या फिर 4,50,000। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का BL एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसको कितना वेतन मिलता है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को जो वेतन मिलता है वो वेतन कितना क्या मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 4 लाख, 5 लाख, 3,50,000 या फिर 5.5 लाख। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 लाख। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो वेतन मिलता है कितना? 5 लाख रुपये मासिक। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है और देश का पहला नागरिक होता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का वर्णन जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का ये क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्रपति है वो देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है और देश का पहला क्या कहलाता है? ये नागरिक कहलाता है। कौन? राष्ट्रपति। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की सैलरी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जनवरी 2016 से पहले भारत के राष्ट्रपति को मिलते थे 1,50,000 रुपये, यानी 1.5 लाख रुपये मिलते थे। ठीक है। तो जनवरी 2016 में भारत के राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये प्रति सैलरी मिलती थी और इसके साथ ही अन्य सुविधाएं और दी जाती थी। लेकिन जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई और जिसके कारण सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन में क्या की गई? वृद्धि की गई। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाने का फैसला लिया गया और वर्तमान में राष्ट्रपति को वेतन के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं या भत्ते और मिलते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सैलरी के साथ साथ और क्या क्या मिलता है? तो 5 लाख रुपए का तो वेतन मिलता है। ठीक है। दूसरा, मुफ्त चिकित्सा इन्हें सुविधाएं मिलती हैं। किसको? राष्ट्रपति को। इसके साथ ही पूर्णतः सुसज्जित मुफ्त आवास मिलता है, यानी रहने के लिए मकान मिलता है। निःशुल्क उपचार मिलता है पूर्ण जीवन के लिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति को सरकार की ओर से एक पूर्णतः बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज S60 यानी कि फुल मैन गार्ड के साथ इन्हें एक कार मिलती है। किसे? राष्ट्रपति को। तो कहने में मतलब है कि राष्ट्रपति को सरकार के द्वारा फुल बुलेट प्रूफ एक कार मिलती है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। इसके साथ ही निःशुल्क फ़ोन की इन्हें सुविधा मिलती है, मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है, मुफ्त इन्हें पेट्रोल मिलता है और सचिवालय स्टाफ एवं प्रति वर्ष 60,000 रुपये का इन्हें कार्यालय खर्च मिलता है। किन्हें? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को सैलरी के साथ साथ ये सारी की सारी सुविधाएं और दी जाती हैं। 5 लाख रुपये वेतन हो गया, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं हो गई, पूर्णतः सुसज्जित मुफ्त आवास हो गया, यानी रहने के लिए घर हो गया, निःशुल्क उपचार हो गया, यानी कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सारी की सारी इन्हें प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा इन्हें बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध की जाती है, वो भी गार्ड के साथ। इसके साथ ही निःशुल्क फ़ोन की सुविधा मिलती है, मुफ्त यात्रा सुविधा मिलती है, मुफ्त पेट्रोल मिलता है और इसके साथ ही 60,000 रुपये का इन्हें कार्यालय खर्च मिलता है। तो इतनी सुविधाएं दी जाती है किसको? राष्ट्रपति को। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 52 के बारे में। तो अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 52 में। फिर आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किस में शामिल होगी? राष्ट्रपति में होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 53 में। फिर आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन 17वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, और 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 54 के तहत। तो कहने वाले भी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो संसद के सदस्य मतलब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और इसके साथ साथ विधानसभा के सदस्य भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। अब हुआ क्या कि 17वां संविधान संशोधन किया गया और 17वां संविधान संशोधन जो किया गया 1992 में किया गया। इसके तहत दिल्ली और जो पांडिचेरी है
इसके जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी इनके चुनाव में भाग लेंगे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 55 के बारे में। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बता गई है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि एकल संकरण में मत पद्धति थी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 55। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 56 में जो वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का। वैसे राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके समय से पूर्व भी उनके पद से हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है। और त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो है उसकी सूचना देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में दे रखा है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो है फ्रेंड्स कौन से में? अनुच्छेद 58 में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, वो बता रखा है आर्टिकल 59 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 60 में। तो यानी अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में है फ्रेंड्स राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह शपथ कौन दिलाएगा? तो वो दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाएगा वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आता है दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? आप देख सकते हो ये भारतीय हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो इसके लिए ऑप्शन है 2,50,000, 4 लाख रुपए, 3,50,000 रुपये या फिर 5.5 लाख रुपए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 4 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो वो मिलता है कितना? 4 लाख रुपए। फ्रेंड्स याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और राज्यसभा का सभापति होने के नाते इन्हें 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 63 में। तो अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का ये क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में बताया रखा है? तो वो बता रखा है अनुच्छेद 63 में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। तो अनुच्छेद 66 में दे रखा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल का वर्णन किया गया है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है फ्रेंड्स 66 में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 69 यानी कि 69। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो वो दिलाई जाती है फ्रेंड्स 69 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की। और तीसरा क्वेश्चन है भारत के लोकसभा अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है? यानी भारत का लोकसभा का जो अध्यक्ष है उस लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है? तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 2,50,000, 4 लाख, 3,50,000 या फिर 5,50,000। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4 लाख। तो भारत में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उस लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है? तो वो मिलता है 4 लाख रुपए। और आप देख सकते हो ये भारत में लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। कौन? श्री ओम बिरला। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चौथा, वर्तमान में राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है? देखिए फ्रेंड्स अलग अलग राज्यों में राज्यपाल का जो वेतन है वो अलग अलग हो सकता है। मैं राजस्थान का निवासी हूँ इसलिए राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। तो राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी है 3,50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्तमान में जो राज्यपाल है उस राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 3.5 लाख रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है अनुच्छेद 153। 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 153 में।
फिर आता है अनुच्छेद 154। 154 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो किसके पास होगी, राज्यपाल के पास होगी। ये कहा गया है आर्टिकल 154 में। अब आता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आता है आर्टिकल 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 156 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 157 में। फिर आता है आर्टिकल 159 यानी अनुच्छेद 159। और अनुच्छेद 159 के तहत जो राज्यपाल जो है वो क्या लेता है, शपथ लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शन है 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000 या फिर 4,50,000। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2,80,000 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है, 2,80,000 रुपये इसको वार्षिक वेतन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं दिखाई दे रहे हैं आपको वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। तो ये कौन है, ये हैं जस्टिस NV रमणा। तो फ्रेंड्स याद रखना, भारत के वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो वो बने हैं फ्रेंड्स NV रमणा। तो ये NV रमणा हैं, ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं फिलहाल हाल ही में। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 154 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और इसका गठन, इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 124 में। फिर आता है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या लेता है, वेतन प्राप्त करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 126। तो अनुच्छेद 126 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 129। 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है आर्टिकल 129 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 131 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि 2,50,000। तो फ्रेंड्स याद रखना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो वेतन मिलता है कितना, 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कितना वेतन मिलता था। और यहाँ पर बात करेंगे राज्यों के तहत जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2,50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स याद रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वो है फ्रेंड्स कौन, इंद्रजीत महांती। तो इंद्रजीत महांती वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उन अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपये। तो इस तरह से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है, 2,50,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2,50,000 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग, इसको जो दिया जाता है वेतन वो कितना दिया जाता है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, RBI के गवर्नर को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, RBI का जो गवर्नर होता है उस गवर्नर को वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, RBI के डिप्टी गवर्नर को कितना वेतन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2,25,000 रुपये। तो RBI के डिप्टी गवर्नर को वर्तमान में वेतन 2,25,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है। तो आप देख सकते हो हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1,60,000 रुपये। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 1,60,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जल सेना, थल सेना और वायुसेना इसके जो प्रमुख होते हैं इनको कितना वेतन मिलता है? तो भारत के जल सेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुखों को कितना वेतन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2,50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत के जल सेना, वायुसेना और थल सेना प्रमुखों को जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2.5 लाख रुपये मासिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कितना वेतन मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2,50,000 रुपये। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वर्तमान में जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 2,50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।